हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद निरूपण का दूसरा लेक्चर। इससे पहले मैंने एक लेक्चर इस पे बना दिया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से अगर इसको देखेंगे तो कंटिन्यूअस ये जो लेक्चर सीरीज है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद से इस लेक्चर को आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है। आयुर्वेद निरूपण पहला अध्याय है, आपको पता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आयु के घटक। ठीक है, आयु के घटक तत्व, यानी कि जो आयु है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आयु जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं? शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन। ठीक है, शरीर। अब देखिए, शरीर आपको पता है संसार की कोई भी वस्तु है वह पंचभौतिक होती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्या है? पंचभौतिक है। पंचभौतिक का मतलब क्या है? जो 5 महाभूतों से मिलकर बना हो। और वह 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? तो उसको देख लीजिए। 5 महाभूत से मिलकर बना होता है। तो 5 महाभूत कौन कौन सा है? पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है पृथ्वी। यानी कि इन 5 महाभूत से हमारा शरीर बना होता है, इसीलिए इसको पंचभौतिक शरीर कहते हैं। उसके बाद से दूसरा क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय आपको पता है इंद्रिया टोटल कितनी होती है? 5 ज्ञान इंद्रिया होती है और 5 कर्म इंद्रिया होती हैं। और एक उभय इंद्रिय होता है जो मन, तो यहाँ पे मन भी है। और एक आत्मा, जैसे हमारा शरीर है तो शरीर है, जब इसमें आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो उसको पुरुष कहते हैं। ठीक है, पंचभौतिक प्लस आत्मा, ये पुरुष, इसको षड धातुज पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? आयु के 4 घटक तत्व कौन कौन से? शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन। ये आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आयु का मान। आयु का मान क्या है? तो इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्पन्न होना या नष्ट होना स्वाभाविक है। कोई भी चीज अगर बना है तो उसको नष्ट होना ही है। जैसे कोई भी इंसान पैदा हुआ है तो कभी न कभी तो मरना ही है। तो उसी तरीके से जो आयु है, तो इसमें लिखा गया है उत्पन्न होना या नष्ट होना ये स्वाभाविक है। तो उसको देखिए, पहला इसमें आयु का 2 मान है। ठीक है, आयु के 2 मान है। अगर पूछा जाए तो कि आयु के कितने मान होते हैं, क्योंकि आपको पता है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयु के कितने मान है। तो आयु के 2 मान है। कौन कौन से? पहला है स्वस्थ रहते हुए कितनी आयु को धारण किया, यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसने आयु को कितना धारण किया है, तो ये पहला हो गया। दूसरा है अस्वस्थ अवस्था में व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा। तो पहला क्या है? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ रहने के बाद वह व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहता, कितने समय तक का धारण किया रहता, तो पहला हो गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ का मतलब क्या आ गया? रोगी है, रोग से ग्रसित है। तो रोग से ग्रसित है तो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, फिर भी कुछ समय तक तो जीवित रहेगा। तो वह जो समय है वह भी क्या हो जाएगा? अस्वस्थ अवस्था में व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, तो ये भी क्या है? आयु का मान है। इतना आपको समझ में आ गया? ये 2 आयु के घटक तत्व, शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन। उसके बाद से पंचभौतिक शरीर, 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब बात करते हैं आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद का स्वरूप का मतलब क्या है? लिखा है जीवन या आयु के विषय में जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह सब आयुर्वेद के सीमा में आता है। यानी कि आयुर्वेद का स्वरूप क्या है कि हमारे जीवन जीने के लिए, यानी कि जो भी जीवन शैली है वह सभी आयुर्वेद के अंतर्गत आ जाती है। कैसे? अब देखिए, जो शरीर है यह भी पंचभौतिक बना है, 5 महाभूतों से बना है। उसके अलावा इसमें व्याधि हो रही है, व्याधि को ठीक करना है, जो भी करना है, ये सब क्या है? आयुर्वेद के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद से इसमें लिखा है जिस विद्या ज्ञान से रोगियों का रोग दूर हो, आरोग्य रहे तथा दीर्घ आयु हो, वह क्या है? सब आयुर्वेद है। इसमें जिस विद्या, यानी कि आयुर्वेद एक तरह से एक विद्या है, एक ज्ञान है, और इस ज्ञान का उपयोग करके किसी भी रोगी के रोग को दूर किया जा सकता है। अगर किसी को आयुर्वेद के अच्छे तरीके से ज्ञान है तो आयुर्वेद से आप किसी भी रोगी को अच्छी तरीके से रोग से मुक्त करा सकते हैं। उसके बाद से आरोग्य रहे, यानी कि जब आप आयुर्वेद का यूज करेंगे तो क्या होगा? जैसे योगा अगर करते हैं अच्छे से, यानी कि जो आयुर्वेद में न्यूट्रिशन बताया गया उसके हिसाब से अगर डाइट का प्रयोग करते हैं तो आप क्या रहेंगे? आरोग्य रहेंगे, यानी कि आपको रोग नहीं होगा। और उसके वजह से आरोग्य नहीं होगा तो दीर्घायु, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक अर्थात में लिखा है आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। तो आयुर्वेद क्या है? जीवन का विज्ञान है, यानी कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद में सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया है।
जो भी चीजें अगर आयुर्वेद के जो भी निर्देश हैं, अगर उन निर्देशों का आप सही रूप से पालन करते हैं तो आप लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को आरोग्य बना सकते हैं, यानी कि रोग से मुक्त बनाए रखते हैं और जीवन आपका खुशहाल होगा। अब बात करते हैं कि जो भी हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो इस आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को समझिए। आयुर्वेद पढ़ने का हमारा केवल दो मेन उद्देश्य है। तो जब भी आपसे पूछा जाए बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कि आयुर्वेद के कितने प्रयोजन हैं, तो आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। कौन कौन से, उसको समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का कितना प्रयोजन है, दो प्रयोजन। पहला क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोग से मुक्त रखना ही क्या है, पहला आयुर्वेद का प्रयोजन है। यानी कि किसी व्यक्ति को रोग होने ही नहीं देना है, यानी उसको रोग से मुक्त रखना है। और ये कैसे होगा, उसका आहार विहार बढ़िया हो, बढ़िया से उसको खाने पीने को मिले, बढ़िया जगह उसको घूमने को मिले, तब जाके उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तब जाके बना रहेगा। तो ये हमारा पहला प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब दूसरा प्रयोजन क्या है, रोगी के रोग को दूर करना। अब देखिए, जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, हो सकता है कभी न कभी कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, अक्सर लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो पहला तो है कि हमें रोग होने ही नहीं देना है, लेकिन दूसरा क्या है, अगर किसी कारणवश रोग हो गया, व्याधि हो गई है, तो उस व्याधि को दूर करना है। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रयोजन है आयुर्वेद के, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर कोई व्याधि हो गई, कोई रोग हो गया, तो उसको रोग से मुक्त करना, यानी कि ठीक करना। ठीक है, तो इसका आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक श्लोक भी आता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण का, तो उस श्लोक को भी आगे देखेंगे। तो फिलहाल बस इतना आप भी जान लीजिए, आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रोग हो गया किसी व्यक्ति को तो रोग को दूर करना। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धांत। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपसे अगर सिंपली ये पूछा जाए कि आयुर्वेद में कितने सिद्धांत हैं, तो आयुर्वेद में टोटल 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 4 सिद्धांत पूछा जाएगा, तो 4 सिद्धांत आप याद रखेंगे कि आयुर्वेद के कितने सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत। ठीक है, अब जानते हैं सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत कहते किसे हैं उसको समझ लीजिए। सिद्धांत बनता कैसे है, तो कोई भी सिद्धांत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी विद्वान लोग होते हैं या फिर जो भी परीक्षक होता है, वह क्या करता है, कई प्रकार से परीक्षा करता है, किसी चीज को परखता है, देखता है, उसके बाद से किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। अब जब उसको सब चीज सही लगता है कि हाँ ये चीज सही है, सटीक है, तब जाके वह उसे सिद्धांत बोलता है। तो वही देखिए क्या लिखा है, परीक्षकों विद्वान के द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण करके, यानी कि बार बार परीक्षा करता है, अनेक तरीके से परीक्षा करता है, हेतुओं के द्वारा, हेतु यानी कि कारण, कई कारणों को लेकर के परीक्षा करके जो निष्कर्ष निकलता है, और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वही क्या है, सिद्धांत कहलाता है। यानी कि सभी प्रकार से हेतुओं का परीक्षण करके, अलग अलग प्रकार से परीक्षण करके, और उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वही क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब सिद्धांत ये 4 होते हैं, 4 प्रकार का सिद्धांत होता है, तो चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चारों नाम में से पूछा जा सकता है। तो पहले चारों नाम याद करते हैं। पहला क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा है अधिकरण सिद्धांत, चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, ये 4 सिद्धांत हो गया। अब इसमें इसका मतलब क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र, सर्व का मतलब सभी में, तंत्र का मतलब शास्त्र, यानी कि ऐसा सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, मान्य हो, यानी कि सर्वतंत्र, जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, साथ ही साथ वह अन्य सभी शास्त्रों में भी मान्य हो, तो वह क्या होगा, सर्वतंत्र सिद्धांत। और अक्सर यही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी रोग का निदान बताया गया है, निदान का मतलब कारण होता है कि किसी को किस वजह से बीमारी हुई है। ठीक है, यहाँ पे निदान का मतलब चिकित्सा नहीं होता है कि उसको ठीक करना, निदान का मतलब यहाँ पे कारण है कि किसी को अगर व्याधि हुआ है तो किस कारण से हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है, तो बुखार जिस कारण से हुआ है उस कारण को निदान कहते हैं। तो यह कोई एक शास्त्र हो या फिर अन्य शास्त्र हो, सभी शास्त्रों में उसका एक ही कारण लिखा होगा। ठीक है, तो यह होगा आपका सर्वतंत्र सिद्धांत, यानी कि सभी जगह सभी शास्त्रों में एक जैसा ही मिलेगा। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र का मतलब, प्रतितंत्र यानी कि जो सिद्धांत, जो शास्त्र है, शास्त्र का उल्टा, प्रति का मतलब उल्टा, यानी कि एक शास्त्र में किसी ने लिख दिया कि इतना होता है,
लेकिन किसी अन्य शास्त्र में क्या लिख दिया कि नहीं इतना नहीं होता है, दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए रस है, तो नॉर्मली रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं। तो एक सिद्धांत पे माना गया है रस 6 होते हैं और यही सही भी है। और दूसरे शास्त्र जो है उसमें मान लिया गया, किसी ने मान लिया कि नहीं 6 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक शास्त्र में तो मान्य है लेकिन दूसरे शास्त्र में मान्य नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध न हो, मान्य न हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत। इसमें क्या है, जैसे रस है 6 और कई शास्त्रों में रस को 8 माना गया, तो ये वाला आपका सही नहीं है, आपको इसी को सही मानना है। ठीक है, रस कितने होते हैं, 6। कौन कौन से रस होते हैं बताइए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये टोटल 6 रस होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अब देखिए अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण का मतलब क्या है, अधिकरण यानी कि जैसे कोई प्रचलन चल रहा है, किसी चीज का प्रचलन चल रहा है, जैसे किसी बात की चर्चा कर रहे हैं और बात की चर्चा कर रहे हैं और अचानक उसी से मिलता जुलता कोई और शब्द निकल गया। ठीक है, तो वहां पे अगर उससे कोई सिद्धांत बनता है तो अधिकरण सिद्धांत। जैसे इसको देख लीजिए, जिस विषय का जो प्रचलन चल रहा हो उसी से संबंध रखने वाले किसी अन्य तथ्य का आ जाना। जैसे किसी एक विषय पर चर्चा कर रहा है और उसी से मिलता जुलता कोई अन्य विषय आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण सिद्धांत हो जाएगा। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं कि ये बोल दिया गया कि कोई व्यक्ति है वह दिन में नहीं खाता है, तो दिन में नहीं खाता इसका मतलब क्या है, वह रात को खाता होगा। अपने आप समझ में आ रहा है। जैसे कोई रात को नहीं पढ़ता है, इसका मतलब वो दिन को पढ़ता होगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए अभ्युपगम सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो भी विद्वान लोग होते हैं वह कहीं पे बैठ के चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, चर्चा करते रहते हैं, तो उसमें कोई चीज उसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया, यानी कि उसको परीक्षा नहीं गया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना ही उसको कोई किसी प्रकार एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया, ना ही कोई प्रमाण है उसका। तो उसके हिसाब जैसे लिखा अपरीक्षित, अप्रमाणित, अहेतु, यानी कि जिसका कोई परीक्षा न किया गया हो, अप्रमाणित जिसका कोई प्रमाण न हो, अहेतु जिसका कोई कारण न हो। और जब वाद विवाद होता है, आपस में बहस करते हैं, तो उस समय किसी चीज को मान करके कोई सिद्धांत बना देना, उसे क्या कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ आचार्य हैं, वह मानते हैं कि जो भी किसी भी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे मान लेते हैं कि इसमें गुण प्रधान है, कोई कह देता नहीं द्रव्य प्रधान है, तो कभी गुण को प्रधान मान के कार्य करेंगे, कभी द्रव्य को प्रधान मान के काम करेंगे। तो जो भी मान के काम करते हैं इनका अलग अलग मत हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत, यानी कि अपना अलग अलग मत देना, वो होता है अभ्युपगम सिद्धांत। तो आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं, सिद्धांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सर्वतंत्र सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो और सभी अन्य दूसरे शास्त्रों में मान्य हो। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो दूसरे शास्त्र में मान्य न हो। तीसरा है अधिकरण सिद्धांत, जो एक विषय का प्रचलन चल रहा हो, जिसका चर्चा चल रहा हो, उसी से मिलता जुलता किसी अन्य तथ्य का आ जाना। और अभ्युपगम सिद्धांत यानी कि वाद विवाद में जो लोग मान करके किसी कभी द्रव्य प्रधान कभी गुण प्रधान को मान करके जो निष्कर्ष निकालते हैं, वही जो निष्कर्ष निकालने के बाद सिद्धांत बनता है उसे अभ्युपगम सिद्धांत बात करते हैं। तो ये अभी तक देखिए मैंने जितना भी बताया है, आपका पदार्थ विज्ञान का ये जो पहला चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो भी आपके सिलेबस में था उस सिलेबस को मैंने पूरा कवर कर दिया। अब इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं जो अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि पढ़ाने के लिए सिलेबस वाइज तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपको पता नहीं होगा तो आगे और दिक्कतें आएंगी। जैसे देखिए सिद्धांत तो आपको पता आ गया, इसके अलावा जो सिद्धांत होता है मौलिक सिद्धांत भी कभी पूछता है कि मौलिक सिद्धांत क्या है, तो इसके आगे अब बात करते हैं मौलिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आयुर्वेद में मौलिक सिद्धांत क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा, सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत होते हैं 4, उसके बाद से मौलिक सिद्धांत क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। मौलिक सिद्धांत का मतलब है वह सिद्धांत जिसको किसी भी प्रयोगशाला में नहीं सिद्ध किया गया है, ना ही किसी प्रयोग किया गया है। मतलब मौलिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें किसी भी जीव जंतु के ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि बिना प्रयोग किए ही जो आचार्य लोग थे, महर्षि लोग थे, उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला मान लिया। ठीक है, और अपने शरीर पे ही अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करके या फिर जैसे भी हो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला मान करके सारे अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो उन अध्ययन करने के बाद से, उन सभी का अध्ययन करने के बाद से जो भी उन्होंने नियम दिया है
या फिर जो भी सिद्धांत बनाया है उसको मौलिक सिद्धांत कहते हैं। मौलिक सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी किताब में जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें 10 मौलिक सिद्धांत दिया है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम मौलिक सिद्धांत देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक सिद्धांत होते हैं। तो मौलिक सिद्धांत का मतलब आपको समझ में आ गया कि मौलिक सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसको किसी भी जीव जंतु के ऊपर प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, ना ही उसे लैब में सिद्ध किया गया है। जो महर्षि लोग थे अपने शरीर को ही प्रयोगशाला मान करके इस नियम को दिए हैं, इस सिद्धांत को दिए हैं, जिसको मौलिक सिद्धांत कहते हैं। तो पहला मौलिक सिद्धांत हमारा है त्रिगुण। ठीक है, और ये जो भी मौलिक सिद्धांत है आपको ऐसे याद होना चाहिए। त्रिगुण में आता है सत्व रज तम। ठीक है, त्रिगुण में क्या आता है? सत्व रज तम। दूसरा है पंच महाभूत। दूसरा जो मौलिक सिद्धांत है पंच महाभूत। पंच महाभूत आपको पता है, महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। तो ये भी एक मौलिक सिद्धांत है। इसके अलावा त्रिदोष, जो हमारे शरीर में आपको पता होगा 2 प्रकार का दोष होता है। एक होता है शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ आता है और मानसिक दोष में रज और तम आता है। ठीक है, तो ये 2 दोष होता है। तो उसमें से जो शारीरिक दोष है जिसको त्रिदोष बोलते हैं, वात पित्त कफ, ये आपका तीसरा मौलिक सिद्धांत हो गया। उसके बाद से सप्त धातु एवं ओज। अब आगे आप पढ़ेंगे जो क्रिया शरीर का पेपर होगा, तो क्रिया शरीर में आप सभी धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है धातुएं होती है 7 और 7 ही उप धातु होती है। ठीक है, धातुएं, तो ये 7 कौन कौन सी धातुएं हैं? तो 7 धातुएं होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 आपके धातुएं हैं और इन 7 धातुओं का जो सार होता है, जो इन सभी से उत्कृष्ट होता है, उसको ओज बोलते हैं। आप मॉडर्न की भाषा में ओज को इम्यून सिस्टम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, उसी तरीके से हमारा जो ओज होता है इस शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर को बल प्रदान करता है। ठीक है, तो सप्त धातु और ओज हो गया, ये भी क्या है? मौलिक सिद्धांत। उसके बाद से षड पदार्थ। षड पदार्थ, अब षड पदार्थ आप पदार्थ विज्ञान में ये सब पढ़ेंगे। पदार्थ विज्ञान में अभी तो पहला चैप्टर शुरू किया है ना आयुर्वेद निरूपण में, तो आगे जब आएगा तो उसमें ये सारे सबका एक एक चैप्टर है। द्रव्य का, गुण का, कर्म का, सामान्य, विशेष, समय, सबका एक एक चैप्टर है। तो उस पर अलग से टॉपिक आएगा, जब वो टॉपिक आएगा तो उस पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी क्या याद रखना है आपको? षड पदार्थ में कौन कौन सा पदार्थ होता है? द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। ये आपको इसी क्रम में याद रखना है। इसका 2 क्रम होता है, एक चरक के अनुसार होता है, एक वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो ये जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय है, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। चरक के अनुसार थोड़ा अलग होता है, तो उसको जब आगे चरक में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल बताएंगे। अभी केवल मौलिक सिद्धांत को समझिए। उसके बाद से अग्नि और स्रोतस। अग्नि जो है, अग्नि कई प्रकार की होती है। नॉर्मली अग्नि को 13 भागों में बांटा गया, 13 प्रकार की होती है। जठर अग्नि होती है, ठीक है, जो पचाने का कार्य करती है। उसके बाद से भूताग्नि होती है जो 5 महाभूतों पर आधारित है, तो 5 महाभूत वाली अग्नि हो गई और एक जठर अग्नि 6 हो गया। इसी तरीके से धातुओं वाली 7 अग्नि होती है, जो सप्त धातु पढ़ा तो उस तरह से 7 धातु अग्नि होती है, तो टोटल 13 अग्नि हो गई। तो इसको भी देखेंगे आगे चल के। उसके बाद से स्रोतस, चरक के अनुसार स्रोतस कुछ और होते हैं, सुश्रुत के अनुसार स्रोतस कुछ और होते हैं। स्रोतस का मतलब एक तरह से मार्ग है जहां से कोई चीज निकलता है, कैपिलरी को समझ सकते हैं स्रोतस एक तरह से। उसके बाद से आत्मा परमात्मा, ये भी एक मौलिक सिद्धांत है। उसके बाद से चतुष्पाद। चतुष्पाद आप इसको जब पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय में आप पढ़ेंगे चिकित्सक के गुण, वैद्य के गुण, या फिर भीषक। चिकित्सक बोले, वैद्य बोले, भीषक बोले, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद से जो उसमें और होते हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद में 4 चीजें होती है। भीषक होता है, द्रव्य होता है यानी कि औषधि हो गया, उपस्थाता और रोगी। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो चतुष्पाद में हम चारों का नाम याद रखेंगे। अष्टांग हृदय में इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। उसके बाद से चतुर्विंशति और पंचविंशति सिद्धांत। यह चतुर्विंशत सिद्धांत जो है इसको चरक ने माना है, और पंचविंशत जो है ये सुश्रुत माने हैं। अब ये क्या है चतुर्विंशत और पंचविंशत, इसको आगे जानेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चतुर्विंशत एक तरह से पुरुष होता है। ठीक है, चतुर्विंशत पुरुष। तो चतुर्विंशत का मतलब होता है 24 और पंचविंशत का मतलब क्या हो गया 25। ठीक है, पंचविंशति और चतुर्विंशति। तो चतुर्विंशति में 24 क्या क्या होते हैं, तो इसमें आता है अष्ट प्रकृति और 16 विकार, यानी कि 8 प्रकृति और 16 विकार को मिलाते हैं तो 24 हो जाता है। और उसी तरह का उसमें अगर आत्मा जुड़ गया तो 25 हो गया। ठीक है, तो अष्ट प्रकृति अब क्या है, तो अष्ट प्रकृति में आता है अव्यक्त, महान, अहंकार,
पंच तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं 5 होती है, अव्यक्त, महान, अहंकार, ये 3 हो गया, टोटल 8 हो गए। उसके बाद से षोडश विकार में क्या क्या होता है, तो षोडश विकार में 5 महाभूत होते हैं और 11 इंद्रिया। अब देखिए इंद्रिया 11 कैसी हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है और 5 कर्म इंद्रिया, और जो मन होता है उसको उभय इंद्रिय मानते हैं। तो मन को ले लिए तो उभय इंद्रिय मिला करके 11 इंद्रिय हो गया, 5 महाभूत। तो इस प्रकार से ये चतुर्विंशत हो गया। उसके बाद से पंचविंशत में आत्मा बस जोड़ देंगे। पुनर्जन्म और मोक्ष, तो ये जो भी सिद्धांत बनाया गया कि पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म होता है और लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो ये क्या है, एक सिद्धांत है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, प्रूफ करके नहीं दिखाया गया, बस इसको मान लिया गया है। अब उसके बाद से देखिए दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि जो हमारा शरीर है उसका जो बताया गया कि मूल क्या है, तो दोष, धातु और मल। जैसे दोष में आप देखेंगे तो त्रिदोष हो गया, वात पित्त कफ। धातु में आप देखेंगे तो धातुएं कितनी होती है, 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो सप्त धातु। उसके बाद से मल, मल में आता है त्रिमल, त्रिमल में 3 मल आते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इन तीनों को मिलाकर त्रिमल बोलते हैं। तो मल जो होगा यानी कि इन तीनों का मूल जो होता है शरीर होता है, ठीक है। उसके बाद से द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ, यानी कि जो द्रव्य के अंदर जो रस वाले पदार्थ होते हैं उसी को बोला गया रसादि पंच पदार्थ। इसमें देखिए द्रव्य एक तरह का पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ के बाद से रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। आप सेकेंड ईयर में इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो वहां पे बस आपको इतना याद रखना है कि द्रव्यगत रसात्मक पंच पदार्थ कौन होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। तो ये हो गया आपका इतना चीजें। तो मौलिक सिद्धांत का मतलब क्या है, वह सिद्धांत जिसका कोई भी प्रयोगशाला में प्रयोग किए बिना इन सिद्धांत को दिया गया है, किसी भी जीव जंतु के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। वह सिद्धांत जिसको किसी भी जीव जंतु के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं बनाया गया है। महर्षि लोग, आचार्य लोग अपने ही शरीर को प्रयोगशाला मान करके जो सिद्धांत दिए हैं उसी को मौलिक सिद्धांत कहते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे त्रिकों के बारे में। त्रिक का मतलब कि 3 चीजें किसमें किसमें आती है, जैसे त्रि उपस्तंभ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से त्रिदोष क्या होता है, त्रिगुण क्या होता है, मतलब 3 चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें उसको आप आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट के बारे में, और इसके बाद से ये आप पढ़ने के बाद से ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए आयुर्वेद निरूपण का चरकोत्त सप्तत्रिक, यानी कि चरक ने एक नियम दिया था जिसमें 3 चीजों को मिला करके एक त्रिक शब्द बनाया है। त्रिक का मतलब जिसमें 3 चीजें हों, और इसी तरह का 7 नाम दिया था, जैसे कि त्रि उपस्तंभ, त्रिविध बल, 3 आयतन, 3 रोग, 3 रोग मार्ग, त्रिविध भीषक, त्रिविध औषधि। तो ये 7 त्रिक दिया, ठीक है। तो इसी को 7 त्रिक बोलते हैं। अब ये क्या है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी, और जितना भी आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा, चरक संहिता पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा, और पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं वहां पे भी काम आ रहा है, और क्रिया शरीर में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। तब देखिए क्या क्या है, 3 उपस्तंभ, ठीक है। हमारा शरीर जिस स्तंभ पे टिका हुआ है, शरीर जिस स्तंभ पे रुका हुआ है, यानी कि शरीर का जो आधार है वह क्या है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ठीक है। आपको पौष्टिक आहार लेना है, आपको नींद भरपूर लेना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये 3 उपस्तंभ आपको नाम बस याद रखना है। त्रिविध बल, सहज बल, कालज बल, युक्तिकृत बल। सहज बल का मतलब जो बल हमें नेचुरली प्राप्त हुआ है जन्म से, यानी कि जन्म से जो बच्चे के पास बल होता है वह सहज बल होता है। और एक होता है कालज बल। कालज बल का मतलब जो समय के अनुसार बदले, ठीक है। जैसे ऋतु है तो ऋतु के अनुसार बल कुछ और है। काल यानी कि आयु, जैसे युवा अवस्था में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको कहेंगे कि वहां पे बल क्या है, अधिक है। वृद्धावस्था में बल कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कालज हो गया। और युक्तिकृत का मतलब क्या है कि आप पौष्टिक आहार अगर ले रहे हैं, पौष्टिक आहार के वजह से आपको जो बल मिल रहा है वह युक्तिकृत है। आप आहार विहार अच्छे से कर रहे हैं तो युक्तिकृत बल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 आयतन, अर्थ, कर्म, काल। अर्थ, कर्म, काल, ये तीनों आपको ऐसे याद रखना है। 3 रोग मार्ग, नीज रोग, आगंतुक और मानस। नीज रोग का मतलब क्या हो गया, वह रोग जो हमारे आंतरिक कारणों के वजह से हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर में जो दोष होता है वात पित्त कफ, वह प्रकोपित हो रहा है जिसके वजह से रोग हो रहा है।
तो वह हो जाएगा नीज। आगंतुक, आगंतुक का मतलब बाहरी कारणों की वजह से अगर कोई रोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे आगंतुक। जैसे कहीं से एक्सीडेंट हो गया, किसी का आग से जल गया, बाहर से चोट लग गया कहीं पे, तो ये बाहरी कारणों से अगर कोई रोग होता है तो उसको आगंतुक बोलते हैं। इसके बाद से मानस रोग। मानस का मतलब जो मानसिक रोग होता है उसको मानस रोग बोलते हैं। ठीक है, भूलने की बीमारी हो गई, ये सब किस में आएंगे? मानसिक रोग में आ जाएंगे। उसके बाद से तीन रोग मार्ग। तीन रोग मार्ग कौन कौन से हैं? यानी कि वह मार्ग जिसके थ्रू व्याधि एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है तो उसको मार्ग बोलते हैं। जैसे शाखा हो गया, शाखा में बेसिकली बात करते हैं उन रोगों के बारे में जो हमारे धातुओं से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनसे जो संबंधित व्याधियां होती है उसको किस में रखते हैं? शाखा में। मर्म, अस्थि, संधि। मर्म का मतलब है, आप जब रचना शरीर पढ़ेंगे यानी कि एनाटॉमी, तो उसमें मर्म नाम का एक चैप्टर आएगा। टोटल 107 मर्म होते हैं। ठीक है, उन 107 मर्म के बारे में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, तो उस मर्म चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मर्म, अस्थि, संधि। अस्थि का मतलब बोन हो गया, संधि का मतलब ज्वाइंट, यानी कि जहां पे बोन का ज्वाइंट होगा। उसके बाद से कोष्ठ। तो कोष्ठ का मतलब क्या है? यहाँ पे जो कोष्ठ का मतलब निकाला गया है वह माउथ से लेकर के एनस तक की जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कहीं पे रोग होता है तो वह क्या आ जाएगा? कोष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। त्रिविध भीषक। त्रिविध भीषक यानी कि यहाँ पे डॉक्टरों के बारे में बताया गया कि डॉक्टर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी भीषक का मतलब वैद्य हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, चिकित्सक हो गया। तो कौन कौन से? छदमचर। छदमचर एक वैद्य होता है। यह ऐसा वैद्य है, समझिए एक दिखावे वाला वैद्य है। 2-4 जहां पे भी बैठता है 2-4 किताबें रख लेगा, 2-4 दवा को डब्बा रख लेगा। ठीक है, और उसे कोई भी ज्ञान नहीं होगा, बस दिखावे के लिए होगा और अपने आप को डॉक्टर कहलवाएगा। वह क्या है? छदमचर। ठीक है, उसके बाद से सिद्धि साधित वैद्य। सिद्धि साधित का मतलब क्या है? इसको आप झोला छाप डॉक्टर से समझ सकते हैं। झोला छाप डॉक्टर यानी कि केवल कहीं पे जा करके डॉक्टर के साथ रह करके उसको प्रैक्टिस हो गया, सीख लिया है। ठीक है, औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल जो निष्पत्ति है कि कैसे हुआ, ये कहाँ पे कार्य करता है, वो चीज उसको नहीं पता है, बस उसको केवल प्रैक्टिकली पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिद्धि साधित। और वैद्य गुण युक्त यानी कि ऐसा वैद्य जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, यानी कि जो डिग्री वाले वैद्य होंगे, जैसे उस समय तो डिग्री था नहीं, लेकिन फिर भी जिसके पास सभी ज्ञान हो, सभी तरह का ज्ञान हो कि क्यों हो रहा है व्याधि, किन कारणों से हो रहा है, कैसे इसको ठीक करेंगे, कौन सी औषधि देंगे, जिसको संपूर्ण नॉलेज हो, वह हो जाएगा वैद्य गुण युक्त। उसके बाद से त्रिविध औषध की बात करते हैं। तो त्रिविध औषध में देखिए यहाँ पे 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया। अगर आपसे त्रिविध औषध पूछेगा तो आप ये तीनों लिखेंगे। ठीक है, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय। ठीक है, ये 3 लिखेंगे। इसके अलावा जब शरीर में दोष असंतुलित हो जाता है, यानी कि जब शरीर में रोग हो जाता है, तो उसके बेसिस पे भी बोला गया है त्रिविध औषधि। अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शास्त्र परिधान। तो इसको एक बार समझ लीजिए, दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। और अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शास्त्र परिधान का मतलब क्या है? अंतः परिमार्जन यानी कि आंतरिक कारणों के वजह से अगर कोई व्याधि हो रही है। बाह्य परिमार्जन यानी कि बाहरी कारणों के, जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना नीज, आगंतुक और मानस, उसी तरीके समझिए यहाँ पे। तो आंतरिक कारणों से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो अंतः परिमार्जन हो जाएगा, बाह्य कारणों से हो रहा है तो बाह्य परिमार्जन हो जाएगा। और शस्त्र परिधान का मतलब क्या है? जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन में शस्त्र यानी कि कोई भी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, चीर फाड़ करने वाली, तो चीर फाड़ करने वाले किसी भी शस्त्र का अगर प्रयोग हो रहा है तो उसको शस्त्र परिधान के अंतर्गत रख लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये पदार्थ निरूपण का जो चैप्टर था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, और जितना भी आपका सिलेबस था उस सिलेबस के हिसाब से बताया है। अगर आपको ये पूरा वीडियो, दोनों वीडियो देखने के बाद से लगता है कि कोई चीज छूट गया है, कोई चीज छूट गया है जिसको मैंने नहीं बताया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी इसके बाद से जो चैप्टर है उस चैप्टर में आते उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और बाकी आप इसका जो भी PDF नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे दिया हुआ, इस लिंक के थ्रू जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ PJ Point BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। जैसे वहां पे मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर का पैटर्न बनाया है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो उसका भी मैंने
क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब आगे जो भी लेक्चर आएगा इसी सीरीज में कंटिन्यू होगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।